बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे सब दोस्त। आज की वीडियो है टर्की की रियल एस्टेट के ऊपर। बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे पास आए हुए लास्ट 3-4 वीडियोस को देखते हुए, लोगों ने जो कमेंट किए थे, मुझे पूछा गया कि यार ये चीज़ें भी बताएं, इसके बारे में भी गाइड करें। तो इस वीडियो में हम आज बात करेंगे करंट सिचुएशन जो है रियल एस्टेट की, वो क्या चल रही है, वजूहत क्या है, इंटरेस्ट रेशो क्यों इफेक्ट कर रही है रियल एस्टेट की मार्केट को। तीसरे नंबर पे लोकल टर्किश कम्युनिटी जो है वो किस तरह इफेक्ट हुई है रियल एस्टेट की मार्केट के ऊपर, और डॉलर की ये जो वेरिएशन है बहुत ज़्यादा, लिरा जो इतना ज़्यादा गिरा है, उसकी क्या वजह, वो किस हद तक उसमें इन्वॉल्व रहे हैं। प्रॉपर्टी कहाँ पे ख़रीदें, बिकॉज टर्किश की प्रॉपर्टी का एक अलग से क्रेज़ है, ये रहेगा सारी लाइफ। सो तुर्की में आप कहाँ प्रॉपर्टी बाय करें, छठे नंबर पे कि कहाँ पर आप प्रॉपर्टी खरीदें, कहाँ पे ना खरीदें, पाँचवें नंबर पे सॉरी। नेक्स्ट जो है कि अवॉइड दीज 2 पॉइंट्स, कौन से प्रॉपर्टी खरीदते हुए जो आपने पॉइंट्स 2 अवॉइड करने हैं, उसमें ऊपर डिस्कस करेंगे। गो फॉर रियल एस्टेट रीसेल प्रॉपर्टीज, नॉट फॉर रेंटल ऑप्शंस हेयर इन टर्की, ये चीज़ जहन में रखें। अनटिल अनलेस के यू डोंट हैव अ गुड ऑप्शन, वो डिफरेंट चीज़ है, उस पर हम बात करेंगे। और लास्ट, फ्यूचर्स पर्सपेक्टिव क्या हैं टर्की रियल एस्टेट के। चलते हैं वीडियो में और इन सब के ऊपर डिटेल बात करते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे कि करंट सिचुएशन क्या है रियल एस्टेट की, बहुत लंबा नहीं लेके चलेंगे, हम इन सब पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा मुख्तसर बात करते जाएंगे, ताकि आप लोगों को एक बेहतर आइडिया हो जाए। वो दोस्त जो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ बाय करना चाह रहे हैं, वो जो जॉब करने के लिए आना चाह रहे हैं, या जो रेजिडेंसी के लिए आना चाह रहे हैं, उनको तो मैं बहुत दफ़ा वीडियोज़ बना चुका हूँ उस चीज़ के ऊपर कि अवॉइड ही करें तो बेहतर है, क्योंकि रूटीन लाइफ बहुत महंगी है। अगर आपका ब्रेड एंड बटर अच्छा नहीं है, आपका कोई कारोबार नहीं है, फॉरेन रेमिटेंस नहीं है, और यहाँ पर रहते हुए अगर आप अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं कर सके जिससे आपकी इनकम आ रही है, तो तुर्की में आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। एक लाइक नेक्स्ट लेवल की जो है ना महंगाई चल रही है यहाँ पे। सो करंट सिचुएशन जो रियल एस्टेट की इस टाइम ये चल रही है कि आपको रफली 30% 35% डाउन पेमेंट्स पे कम प्राइसेस पे चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन इसका मकसद ये हरगज़ नहीं है कि 100% प्रॉपर्टीज वो सेल हो रही हैं रियल इस 30% ऑफ पे। 70% के करीब, 30% मैं क्यों कह रहा हूँ, 70% के करीब जो लोकल्स हैं उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज रोक ली हैं, वो बेच ही नहीं रहे हैं। लेट्स सपोज मेरी अगर कोई प्रॉपर्टी थी, वो $1 लाख की थी, और आज मुझे उसका अगर 60 मिल रहा है, 65,000 मिल रहा है, या $70,000 मिल रहा है, तो मैं उसका सेलर ही नहीं हूँ। मैंने अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड कर लिया, तो वो प्रॉपर्टी तो मार्केट से बाहर हो गई। अब मार्केट भले $5,000 पे चली जाए, मैं सेलर नहीं हूँ, वो प्रॉपर्टी अवेलेबल ही नहीं है, तो वो मार्केट के इस सर्वे का हिस्सा ही नहीं है। पीछे रह जाता है 30% सेलर। ये वो लोग हैं दो तरह के। पहले वो जो लोकल आम नेटिव हैं, उनमें बिल्कुल नहीं है, सॉरी, ये वो लोग हैं जो पैनिक सेलर्स हैं और फॉरेनर हैं मोस्टली। और अगर कोई लोकल है भी, तो वो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इसको सेल कर रहा है, और वो 30% में भी, उस 30% माइनस पे भी वो लॉस में नहीं है। ये कौन लोग हैं? जिन्होंने 6 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले प्रॉपर्टीज लिया, या इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, या अब आगे उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, यहाँ से वो निकलेंगे। जिस तरह बहुत सारे तुर्क जो हैं वो बाल्कान में शिफ्ट कर रहे हैं। मैं भी रिसेंटली वीडियोस डाल चुका हूँ उसके ऊपर, मॉन्टीनेग्रो, मैसेडोनिया, कोसोवो और मॉन्टीनेग्रो, बॉस्निया, इन जगहों पे अपना पैसा डाल रहे हैं। इस पर मैं बड़ी डिटेल्स वीडियो बनी हुई हैं, ये इंशाल्लाह ये इस अगले 2 से 3 दिनों में आपको कंटिन्यूसली मिलेंगी। तो जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बेल का प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो आपको मिलती रहे, और आपको एक सेफ जोन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे आप तगड़ा पैसा कमा सकें, आपके पास गाइडलाइन हो। बाकी वर्किंग आप अपनी भी करेंगे, हम भी आपकी हेल्प आउट करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन आपकी एक अपनी वर्किंग होनी चाहिए कि आपको पता हो कि आप कहाँ पर पैसे डालने जा रहे हैं। सो 30% ये जो लोग बेचे हैं, या तो पैनिक सेलर है, या वो बिल्डर है जिसने आज से 2 साल पहले अपना पैसा डाल दिया सारा रियल एस्टेट में, और 1500-2000 यूनिट्स फॉर सेल है उनके पास, एक कंपाउंड के अंदर या एक प्रोजेक्ट के अंदर। अब वो अपना एक मखसूस पोर्शन सर्वाइवल के लिए, सबको पता है कि दिसंबर में, जनवरी फरवरी में जब टैक्स रेशो नीचे आएगी, सॉरी इंटरेस्ट रेशो नीचे आएगी, तो ये प्रॉपर्टीज वापस महंगी हो जाएंगी। तो वो कुछ स्पेसिफिकली लाइक 200 या 300 यूनिट उन्होंने रख लिया कि यार हर माह एक दो बेचते जाओ, अपना सर्वाइवल रखो। एंड देन एट द एंड ऑफ द ईयर या नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में जब मार्केट थोड़ा चलना शुरू हो, तो फिर ये अपना पैसा कैश करना शुरू करेंगे। सो ये जो 30% भी मार्केट नीचे है, इसमें ये पूरी की पूरी नहीं गिरी हुई है। ये कुछ मखसूस लोग हैं जो कुछ चीज़ें मजबूरन पैनिक होकर नहीं बेच रहे हैं, या ज़रूरतमंद होकर नहीं बेच रहे हैं, हम सिनेरियो को देखते हुए बेच रहे हैं, लेकिन ये सारे गोल्डन टाइम पीरियड के वेट में है। तो ये अपॉर्चुनिटी कुछ मखसूस लोगों के लिए जो आएंगे, इस मौके को कैश करेंगे, प्रॉपर्टीज उठा लेंगे और फिर पैसा कमा लेंगे। सो ये तो है करंट सिचुएशन। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ बगड़ बोलियां मार रहे हैं बैठ के, जी मार्केट गिर गई, तबाह हो गई, तुर्की में बायर नहीं है। यहाँ आए ना, मुझे आके उस बंदे को साथ लेके आए मेरे पास, उसे कहें ठीक है भाई, मेरे पास $1 लाख है, मुझे एक अच्छी प्रॉपर्टी लेके दो। सिनेरियोज हैं, डिपेंड करता है, कहीं पे जरूरतमंद बैठा हुआ है, कोई पैनिक सेलर है, तो आपको चीज़ मिल रही है, अदरवाइज ऐसा अन्नी नहीं मची हुई, सादे लफ्जों में। इंटरेस्ट रेशियो क्या चल रही है? तुर्किश ने क्या किया कि अपने इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए
अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए टर्की ने 2024 में 160 बिलियन यूरो के फॉरेन रिजर्व्स अनाउंस किए हैं अपने। ये वर्ल्ड पीक, हाईएस्ट पीक किसी कंट्री ने पैसा कमाया है। अभी 2024 ख़त्म नहीं हुआ तो 160 बिलियन यूएस डॉलर के रिजर्व्स, फॉरेन रिजर्व्स हैं इनके पास। वो कैसे हुए? रियल एस्टेट मार्केट रुकी, सारा कुछ हुआ ओवरऑल। खैर वो एक लंबी डिबेट है, उसको तो आप खुद भी देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। अगर आप देखेंगे ना फॉरेन अफेयर्स को, अगर आप पढ़ने का शौक है आप में से किसी को, तो आप फॉरेन ब्लॉग्स पढ़ेंगे, इनकी तुर्की की इकोनॉमी को देखें, इनके एक्सपोर्ट्स को देखें, तो आपको नजर आएगा ये एक नेक्स्ट लेवल जाके हुए हैं। अपने लोगों को एंटरटेन करने के लिए, अपने लोगों को थोड़ा सेफ जोन में रखने के लिए रियल एस्टेट को रोका गया या रुका या जैसे भी है, एक मोमेंटम बना। और उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी बनी कि जो सीरियंस और फॉरेनर्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया तुर्की ने, 1 मिलियन के करीब लोगों को बाहर निकाला, इन्होंने सफाई किया, उन्होंने बहुत तगड़ा ऑपरेशन था ये, और हम इसके हक में थे। पूरी दुनिया से एजेंट इकट्ठा हुआ था यहाँ पर और बहुत गंद मचा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह सफाई हुई है, सुकून हो रहा है। कुछ लोग रह गए हैं जिन्होंने डॉलरों में लोगों को चूने लगाए हुए थे, वो अभी भी बैठे हुए हैं और बड़े हाजी नमाजी बन के बैठे हुए हैं, लेकिन एक टाइम आएगा ये भी आप निकलते देखेंगे। सो इंटरेस्ट रेशियो जो थी, गवर्नमेंट ने क्या किया, 1 लाख यूरो, 1 लाख डॉलर के ऊपर 45%, 47% तक ले गई। अब लोगों को 1 लाख लिरा के ऊपर 45,000 मिल रहा है साल का। उन्होंने अपनी गाड़ियां बेची, प्रॉपर्टीज़ बेची, या जो पैसे पड़े थे वो बैंकों में फिक्स कर दिए। अब यहाँ गवर्नमेंट को डबल फायदा हुआ, एक तो पैसा फिक्स हो गया, निकल नहीं रहा, पैसा फिक्स हो गया, निकल नहीं रहा। अब ये जो इंटरेस्ट रेट की जो रेशियो थी बहुत हाई होने के बावजूद गवर्नमेंट को दोनों तरफ से फायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं। तीसरी चीज़ इसमें जो बहुत सारा आप लोगों ने क्वेश्चन किया कि यार ये जो लोकल्स का क्या इफेक्ट है इनके ऊपर, लोकल क्या सोचते हैं तुर्किश की इसको इकोनॉमी को लेके। तो भाई आपने क्या देखा यहाँ पे कुछ जलसे जुलूस और मार दाड़ कुछ ऐसा हो रहा है? कुछ नहीं है। लोकल्स क्या कर रहे हैं, जो गलत भी है कहीं से, कि बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, एक तो जो बिटकॉइन में और क्रिप्टो करेंसी में इसमें इन्वेस्ट करते जा रहे हैं और वो कमा भी रहे हैं, क्योंकि ये एक अलग से एक लाइफ स्टार्ट हुई है दुनिया में। दूसरे नंबर पे जो डेली वाला बंदा है, जो डेली की अपनी इनकम है उसकी, वो रात को सोने से पहले डॉलर या यूरो या पाउंड्स लेके खरीद के रख लेता अपने पास। अब ये पैसा इन तो हो रहा है लेकिन घरों के अंदर बैंकिंग सिस्टम में नहीं जा रहा था। इस चीज़ ने बहुत बड़ी उसमें इफेक्ट किया। लेट्स सपोज आज से 6 माह पहले जिस बंदे ने अपना घर बेचा था 22 या 23 डॉलर के रेट के ऊपर लिरा में, और डॉलर बाय करके रख लिए थे, आज अगर वो डॉलर बेचने जाएगा तो घर उसने बेचा था अपना 10 लाख का, आज अगर वो डॉलर चेंज करता है तो उतने ही पैसों में वो 20 लाख वाला प्रॉपर्टी बाय कर सकता है। तो जो लोकल कम्युनिटी है वो विन विन सिचुएशन में इस वजह से। नुकसान में कहीं ना कहीं जाके फॉरनर्स हैं जिन्होंने पैसा खर्चना होता है सिर्फ आके, जिनकी इनकम नहीं है, प्रॉपर्टी दूसरा से नहीं है, अगर हैं भी तो खुद रह रहे हैं। सो ये चीज़ ओवरऑल मार्केट पे इफेक्ट नहीं कर रही, सिर्फ फॉरनर्स की हद तक इफेक्शन है। ये आने वाले दिनों में प्रूव हुई, जाने वाले दिनों में प्रूव हो चुकी है और आने वाले दिनों में भी प्रूव हो जाएंगी। नेक्स्ट जो मेन चीज़ है जी, जो मेन क्वेश्चन है सब लोगों का, वेयर टू बाय। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में आज से चंद साल पहले कह चुका हूँ कि फॉरनर्स के लिए सिर्फ इस्तांबुल ही तुर्की है। आप अंतालिया में लोगों ने पैसा खर्चा, डूब गया, अलानिया में खर्चा, डूब गया, अजमीर में पैसे खर्चे, डूब गए, लोगों ने बुरसा में, यलोवा में प्रॉपर्टियां बाय की। हर बंदा 30-40%, 50% नुकसान पे है। जब आप तुर्की में प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं या किसी भी दुनिया में प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो उसके ऊपर लोकल्स को एक टैक्स लग रहा होता है, वो पैसे भी आपके खाते में जाते हैं। मोर ओवर एजेंट्स पैसा कमा रहे थे वो भी आपके खाते में जाते हैं। प्रोजेक्ट्स में अपना टैक्स पे करना होता है, वो पैसे भी परचेजर के खाते में जा रहे होते हैं। ऑन एवरेज अगर आप 1 लाख डॉलर की प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तुर्की में, तो ये जहन में रखें कि उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू एक्चुअल में 85,000 डॉलर है। आप कुछ नहीं कर सकते इसको पकड़ने के लिए। आप जितने मर्जी बड़े फनकार हैं, मास्टरमाइंड हैं, बिजनेसमैन हैं, कुछ भी हैं, चालाक हैं, आप जो भी कर लें, ये जो चंक है ना 10-15% का, ये आपको बियर करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। इससे आप नहीं बच सकते हैं। कुछ भी कर लें, कोई आपको कहेगा ना ये लाख खाली प्रॉपर्टी में 75 दे रहे हैं, वो 50 की थी तो 75 में मिली आपको। बाकी स्टोरीज हैं। सो कीप इन योर माइंड, आप कहीं भी दुनिया में प्रॉपर्टी बाय करेंगे, ये रेशियो जो है ये आपके साथ चलेगी। यू हैव टू पे दिस। ये प्रीमियम अमाउंट है आपको किसी और मुल्क में जाके पे करने के लिए, अनटिल अनलेस के आप किसी ऐसे बंदे से बाय कर रहे हैं जो पैनिकली ज़रूरत के लिहाज से या समहाउ सेफ्टी के पॉइंट ऑफ से अपने आप को निकाल कर लेके जा रहा है, तो वो 1000 में से वंस इन अ मून लाइट एक सीन होगा, कोई बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं होगी। सो वेयर टू बाय, तो इस्तांबुल इज़ योर ओनली ऑप्शन। और इस्तांबुल में भी प्रॉपर्टी बाय करते हुए आपने ये देखना है कि क्लोज है, अगर आपने आपका मकसद किराया लेना है तो क्लोज एरियाज़ में ना जाएं, फिर आप जाएं उन एरिया में जहाँ पर फॉरनर्स रेजिडेंसी वाला बंदा आ सकता है। तो आपको 2 फायदे होंगे, एक तो लोकल किराया में प्रॉब्लम होती है, आप घर खाली नहीं करा सकते जल्दी, गवर्नमेंट के बड़े सख्त कानून है अपने सिटीजन्स की तरफ। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। ये बड़ी ओपन सी बात है क्योंकि हमारे बहुत सारे केसेस चल रहे हैं क्लाइंट्स के, प्रॉपर्टियाँ वैक्यूएट नहीं हो रही हैं, किराया अच्छा नहीं मिल रहा है। अब मैं अपनी बात करूँ, अगर हमारी एक शॉप के ऊपर केस चल रहा है, हमें किराया आ रहा है उसका कुछ 10-11 हज़ार और एक्चुअल मार्केट वैल्यू उसकी चल रही है 55-60 हज़ार, लेकिन 1.5 साल से केस चल रहा है। और दूसरी तरफ अगर
फॉरेनर किसी लोकल के घर में अगर किराए पे बैठा हुआ तो उसको विद इन मंथ उठा के किक आउट कर दिया जाता है। या वो फॉरेनर खुद ही निकल जाते हैं, इतना प्रेशर नहीं ले पाते हैं कि जो कौन मतलब आप प्रदेश में आप लड़ाइयाँ नहीं कर सकते हैं। सो वेयर टू बाय इज़ अ सिंपल आंसर। फॉरेनर्स के लिए सिर्फ इस्तांबुल ही तुर्की है। जैसे आप बाहर निकलेंगे आपकी अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म, एजुकेशन ऑप्शंस बहुत महदूद हो जाएंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ और एजुकेशन और मेडिकल की सहूलियत वो नहीं होंगी जो तुर्की इस्तांबुल के अंदर मिलेंगी आपको। सबसे बड़ी बात, इन्वेस्टमेंट में लॉस करेंगे आप डे वन से। इसकी जिंदा मिसाल आपको मिलेगी उन लोगों को से मिलके जिनकी ऑलरेडी प्रॉपर्टीज हैं, अगर वो बंदा एजेंट ना हुआ तो। बहुत सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाउ टू बाय, यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। प्रॉपर्टीज़ वो बाय करें या तो प्रोजेक्ट के अंदर है, कोई बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट है, थोड़ी महंगी मिलेगी लेकिन आप सेफ रहेंगे। अगर आप स्टैंडर्ड एरियाज़ में जा रहे हैं, खाली टापू देख के खुशनुमा करें। टापू के ऊपर भी 10 तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं पकड़ सकते हैं। टापू राइज है, यानी इतनी की चीज़ें हैं, मैं आपकी बतानी शुरू करूँगा तो आप इसको गूगल करना शुरू हो जाएंगे और लंबे चक्रों में पड़े रहेंगे। तो दिमाग को जलेबी बनाने से बेहतर है 2 से 3 चीज़ें सीधी सीधी याद रखें। कोई प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हैं उसके ऊपर लोन नहीं होना चाहिए, वो हिस्से वाली नहीं होनी चाहिए। अगर सिटीजनशिप के लिए जा रहे हैं तो वो फॉरेनर के नाम से कभी भी नहीं चढ़ी हुई होनी चाहिए। और अगर आप सिटीजनशिप के लिए प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है, रिटर्नली लेना है कि भाईजान अगर ये डील सिटीजनशिप के लिए फिजिबल नहीं होगी तो आप मेरा पूरा पैसा खर्चे समेत मुझे वापस देंगे। तो ये जितने भी एजेंट है ना जो फ़ौरन आपको कहते हैं जी हाँ जी हम लेके दे देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये 80% सुसु की झाग की तरह बैठ जाएंगे। तो इन सारों की गेम जो है, सारा जो दौड़ है इनकी ना, वो आ जाके होती है दूसरे लोगों के सर पे। ख़ासतौर पे हमारे जो पाकिस्तानी एजेंट्स हैं, हजरात हैं, किसी का भी अपना ऑफिस नहीं है कि एक ऑफिस है तो उसको यूज़ किया जाता है, ये सब उठाते हैं, वहाँ ले जाके बिठा देते हैं आपको, तो इनके पैसे भी भरते हैं आप, उसके पैसे भी भरते हैं, और वो भी आगे किसी से माल लेके दे रहे हैं, उसके भी पैसे भरते हैं। और सिंपल चलें इसको भी मुख्तसर करते हैं। हाउ टू बाय में आपने सिंपल ये ज़हन में रखना है, आप जो प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं वो हिस्से वाली नहीं हो, वो ये जो इनहेरिटेज प्रॉपर्टीज निकलती हैं वो नहीं होनी चाहिए। पावर ऑफ अटॉर्नी के ऊपर अगर बिक रही है तो पहले जाके चेक कर लें कि अटॉर्नी एक बंदे को मिल चुकी हुई है या अभी भी वो मिक्स है सारा कुछ मामला, उससे अवॉइड करना है आपने। लीगल प्रोसीडिंग के अंदर प्रॉपर्टी है तो आपके ये चीज़ ध्यान में रखनी है। बैंक लोन है अगर, तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्रॉपर्टी फ्रॉड ही हो या आप उस फंस ही जाएँ। सिंपली आप बैंकर से पूछना जी पैसा मेरे अकाउंट में बैंक से आएगा, वो कहे अगर बैंकर कह रहा है कि हाँ जी बिल्कुल ये बैंक से अप्रूव हो गया, ये पैसे आपके अकाउंट में आएंगे तो ठीक है। यानी आपने बैंक में दे रहे हैं तो प्रॉपर्टी आपके नाम पर ट्रांसफर होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट जी, अवॉइड दीज 2 पॉइंट्स। ये मेन चीज़ है, जो पिछला पॉइंट था ना कि हाउ टू बाय, ये खुद ही उसको कवर कर लेता है अगर आप इन 2 चीज़ों पे आ जाते हैं। किसी बहुत बड़े दफ्तर में ना जाएं। लोगों ने बड़े बड़े दफ्तर बनाए हुए हैं, 40 50 बंदों का स्टाफ बनाया हुआ है, तो सारा खर्चा आपसे ही निकलना है। आपको दिखाएंगे दाएं की मारेंगे बाएं हाथ की। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। जितने बड़े दफ्तर में जाएंगे उतना बड़ा खांचा होगा। ये मुफ्त की जो रोटियां हैं ना, ये अगले पूरे साल की रोटियां आप उस बंदे को भर के जाते हैं। ये ज़हन में रखिएगा। और दूसरा, बिल्कुल बिलो एवरेज बैठ के काम करने वाला बंदा। हमारा ऑफिस है, ठीक है, मैं आज अगर इसकी आप एक्चुअल वैल्यू लेते तो $4 लाख की शॉप है, उसके अंदर ऑफिस बनाया हुआ, सेटअप है सारा, लेकिन मैंने टीम को दर्जनों बंदों की नहीं बिठाई हुई, हम 3-4 लोग बैठे हुए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। चाय कॉफ़ी बनाने के लिए, सफाई के लिए एक बंदा है, गुड इनफ है। एक वर्किंग के लिए बंदा है, गुड इनफ है। इसके अलावा ज़रूरत ही नहीं है। तो महीने में 2 या 3 क्लाइंट आ रहे हैं, अगर रियल एस्टेट के, गाड़ी है, बंदे हैं, ठीक है, घूम फिर रहे हैं, एक बंदे के ऊपर कॉस्ट आ रही है 10,000 12,000 ले रहा, तो हमारा कमीशन आ रहा है 40-50,000 ले रहा, तो भाई ठीक है, गुड इनफ है। लेकिन अगर यही पूरी 4-5 अपार्टमेंट्स लेके किराए पे, क्योंकि मोस्टली किराए के लोग हैं, आपको कोई भी फॉरनर बहुत रेयर है, इराकियों के अलावा। अल्हम्दुलिल्लाह एक मेरा ऑफिस है या कुछ इराकी हैं जो अपनी प्रॉपर्टीज़ के अंदर बैठे हुए हैं। तो आप जब इनके पास पहुंचते हैं तो उन्होंने सारा खर्चा आपसे निकालना है, और हर एक सिंगल बंदे से। तो बहुत बड़े ऑफिस में, और एक वो बहुत छोटा जिसका दफ्तर कोई नहीं है, वो आपको उठाएगा, किसी के दफ्तर में ले जाकर बिठा देगा, तो इसका भी खांचा, उसका भी खांचा, फिर अगले जहाँ से ले रहे हैं उनका भी खांचा। तो तुर्क जैसे ही देखते हैं ना, यहाँ पर लोकल कम्युनिटी जैसे ही देखते हैं, यहाँ के जो डीलर्स हैं, ये एक सिनेरियो है कि अच्छा यार ये बंदा आके मेरे से कह रहा है 50,000 मुझे दे दो, तो 50 इसको देना तो लाख अपना भी रखेगा वो। सो अवॉइड करें, दरमियाने लेवल पे रह के काम करें। बहुत महंगी जगह पे जाएंगे, ज़्यादा मार पड़ेगी। बिल्कुल एक फरलू बंदा जो घूम फिर के काम कर रहा है सड़कों पे, ड्राइंग रूम में बैठ के मेरी तरह वीडियो बना रहा है, और कभी गाड़ियों में बैठ के वीडियो बना रहा है, इस तरह के लोगों के पास चूंकि ऑफिस नहीं है, कंपनी फॉर्मेशन के पैसे नहीं है, अपना कंपनी टैक्स नहीं पे कर रहे हो, फिर आप उनको पकड़ भी नहीं सकते क्योंकि कुछ लेना देना नहीं है, कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती हैं आपको। अवॉइड करें ऐसे लोगों को। उल्टा आप इनके साथ डील करके इनको और स्ट्रेंथन कर देते हैं। इनके पास जब 4 पैसे आते हैं तो फिर ये अगलों को भी रगड़ने में लग जाते हैं। सो इन 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखें, बहुत बड़ा दफ्तर और बिल्कुल थड़े वाला बंदा, इन दोनों को अवॉइड करें।
आज तक जितने भी फ्रॉड हुए हैं तुर्की में प्रॉपर्टी के नाम पे या गलत प्रॉपर्टीज लेके दी गई हैं, वो इस तरह के लोगों की वजह से मिलती हैं आपको। उन्हें सिर्फ मकसद होता है अपनी जेब से, क्लाइंट मारा जाएगा इससे उन्हें कोई गर्ज नहीं है। दिहाड़ी लग रही है तो बस ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, गो फॉर द रीसेल प्रॉपर्टीज़। तुर्की में किराए को टारगेट ना करें कभी भी, ऐसी प्रॉपर्टीज़ बाय करें जहां आपको टारगेट ही हो गया यार 6 माह साल में यहाँ ये डेवलपमेंट्स होंगी। गवर्नमेंट ग्रे स्ट्रक्चर एक मैप दे देती है, वहाँ पे को पता होता है ये डेवलपमेंट्स आ रही है, मैप आ रहा है, मेट्रो आ रही है, ट्रेन आ रही है, बस सर्विस आ रही है, फेरी सिस्टम आ रहा है, ये आपको बहुत बड़े प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के आ रहे हैं, इनको डेवलपमेंट स्टार्ट होने वाली है। उनके करीब प्रॉपर्टीज़ जो हैं ऐसे ऊपर जाती हैं। और किराए के चक्कर में आप, अच्छा एक प्रॉपर्टी का आपको किराया 20 मिल रहा है और एक का 10 मिल रहा है, लेकिन वो जो 10 का मिल रहा है उसके पास मेट्रो स्टेशन आ रहा है साल बाद, तो ये जो आपको 20 दे रहा है ना, तो इसने आपको 2.5 लाख तो दे दिया और इसने आपको 1.25 लाख दिया है, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू अगर आपने $1,00,000 का लिया था तो ये 90 पे आएगी, और जो आपने ये लाख का लिया हुआ है और किराया कम आ रहा है, लेकिन चूँकि महंगी उस लोकेशन महंगी है उसकी, साल बाद मेट्रो आएगी तो ये 3 पे होगा। तो रॉकेट साइंस नहीं है, समझने की ज़रूरत है। ये मोटी मोटी चीज़ें हैं, आई होप सो आपको समझ आई होंगी। वीडियो ज़्यादा लंबी होती जा रही है। लास्ट चीज़, फ्यूचर पर्सपेक्ट। बहुत सारे लोगों ने कहा यार आने वाले दिनों में क्या होगा। टर्किश गवर्नमेंट बड़ी सियानी है। आज अगर ये यूरोपियन कंट्री से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सॉलिड हैं, एक्सपोर्ट्स इनकी उनसे ज़्यादा हैं, इंपोर्ट्स बहुत मिनिमाइज़ कर दी हुई हैं, इनके लोकल लोग इनसे खुश हैं, डॉलर इतना ऊपर जाने के बावजूद टर्किश इकॉनमी है, जो गवर्नमेंट जो है 160 बिलियन डॉलर के फॉरेन रिजर्व पे चला गया मामला, तो देयर इज़ समथिंग, कुछ अच्छा चल रहा है। आने वाले दिनों में इन्होंने अंदिया दिया है कि हम जो इंटरेस्ट रेट है इसको मिनिमाइज़ कर देंगे और फ्लरिश करेंगे दोबारा से एक दफ़ा अपना टूरिज्म और रियल स्टेट और ये जो डेवलपमेंट्स का स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर है ये इनका जो, ये चीज़ें बड़ी खुश आइंद हैं। और 2025 एक टोटली डिफरेंट होगा। इनके जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स जहाँ पर पैसा डंप हो रहा था, वो कंप्लीशन के करीब हैं। गवर्नमेंट ने नई नई जो जहद जो स्टार्ट की हुई हैं, वो एक डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। और जो सबसे मेन चीज़, मेन पॉइंट, जंगें ख़त्म हो रही हैं। ट्रम्प आए ना आगे ने, ये बहुत सारे लोग इस बात पे, मैं अपनी अगर बात करूँ दोस्तों की या डीलर्स में जो कम्युनिटी में बात कर रहे हैं कल से परसों से, तो कुछ लोग ऐसे भी जो कहते हैं नहीं भजन कुछ नहीं होना। तो ये चीज़ ज़हन में रखा करें कि ट्रम्प के पहले 5 साल जो थे उसमें किसी मुसलमान मुल्क पे हमला नहीं हुआ, कोई जंगें नहीं थी। और बाइडन के बाद जो कचरा मचा वो सारी दुनिया में देखा, बहुत सारे मुस्लिम मुल्क पे नुकसान हुआ। सो ट्रम्प इज़ अ कंट्री मैन बेसिकली। वो इन तरह के पंगों में और इन सब चीज़ों में नहीं जाता, इसलिए वो वहाँ की अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट का और इवन इंटरनेशनल जो स्टैब्लिशमेंट है उसका फेवरेट कभी भी नहीं रहा। सो ये ट्रम्प की विन आने वाले दिनों में ओवरऑल दुनिया की रियल एस्टेट मार्केट के ऊपर बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट करेगी। यू आर ओपन टू आस्क एनी क्वेश्चन। ईमेल एड्रेस आपके पास है, व्हाट्सअप नंबर आपके पास है। टर्की की रियल एस्टेट हमेशा से बड़ी यूजफुल रही है, लेकिन चूंकि महंगी हो गई है, मैंने लास्ट वीडियो में एक बताया था, कंपैरिजन दिया था। अगर आपका बजट पाकिस्तानी 2.5-3 करोड़ से नीचे है तो तुर्की आपके लिए नहीं है भाईजान। बल्कि 2.5-3 करोड़ भी नहीं, अब तो 300 वाली बात है। आपके पास अगर रफली 3-3.25 करोड़ पाकिस्तान में है तो भी आप तुर्की में आके सेटल नहीं हो सकते। $2,20,000 के करीब एक एवरेज आप जेन में रखें कि आप प्रॉपर्टी लेंगे तो यहाँ सेटल हो सकें, फिर यहाँ आके आपको मजीद $1,000-1,200 खर्चना है। तो अगर तो आपके पास इतने सोर्सेज हैं कि आप यहाँ ऐसी लाइफ गुजार सकते हैं, मोस्ट वेलकम। अदरवाइज छोटी कंट्रीज़ का ऑप्शन मैंने इसलिए दिया था। आप बोस्निया में, मॉन्टेनेग्रो में, कोसोवो में, मैसेडोनिया में तगड़ी इन्वेस्टमेंट्स करके अपनी फैमिलीज को सेटल कर सकते हैं। और जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन, लोग कनाडा, यूके के लिए 1-1 करोड़ रुपए भरते हैं। खरीदें लात्वियन गोल्डन वीज़ा, 10 साल के लिए फैमिली को शिफ्ट करें, 10 साल में सिटीजनशिप बन जाएगी और वो सारे कंट्रीज उसके ऊपर ओपन है। दुआ में याद रखें, सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।